डियर लर्नर, जय हिंद। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। जो साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान जो एमसीक्यू सीरीज 2, इससे पहले सीरीज 1 आ चुकी है, आप उसे भी देखिए। उस सीरीज यानी कि उस वीडियो का लिंक भी इस एमसीक्यू सीरीज 2 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप उन्हें भी देखिए। इसके अलावा चैनल में विभिन्न प्रकार के वीडियोस पड़े हैं जो डिसेबिलिटी रिलेटेड, रिहेबिलिटेशन रिलेटेड, स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, साइकोलॉजी रिलेटेड बहुत से वीडियोज हैं, आप देखिए। आपके विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी होंगे। चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ पर स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड, जहाँ पर साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, वहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, ताकि आप पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। एमसीक्यू सीरीज यानी कि साइकोलॉजी एमसीक्यू सीरीज 2, जिसका पहला सवाल है। इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। एंड साथ ही वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी ऐसी जानकारी से लाभान्वित हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल ये रहा आपके सामने, जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है। एमसीक्यू सीरीज 2 चल रही है और जो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड सीरीज़ है वो भी आएगी, शायद कल से आएगी, क्योंकि अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो सीरीज़ नहीं आ पा रही है, बट जल्दी वो भी आने लगेगी, बिल्कुल चिंता ना करें। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि अनुरूपता पर भीड़ भाड़ के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए मनोविज्ञान के किस क्षेत्र में सबसे अधिक संभावना होती है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व, ऑप्शन बी कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, ऑप्शन सी क्लिनिकल यानी कि क्लिनिकल या यूँ कहें कि जो चिकित्सा से रिलेटेड होता है, या फिर ऑप्शन डी सोशल यानी कि सामाजिक। तो इसका जो सटीक जवाब है, उचित जवाब है, वो है ऑप्शन डी सोशल यानी कि सामाजिक। क्योंकि अगर अधिक भीड़ भाड़ है तो आप वहाँ पर किसी के व्यक्तित्व को कैसे जज करेंगे? और दूसरी चीज़, अगर आप अध्ययन करते हैं भीड़ भाड़ के प्रभाव का, तो आप संज्ञानात्मक रूप से कैसे किसी का अध्ययन कर लेंगे? मान लीजिए 200-400 लोग लगे हैं, तो आप कैसे उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं? और क्लिनिकल तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ में। तो वो सोशल यानी कि सामाजिक रूप से ही अध्ययन करना पड़ता है हमें। तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है कि मनोविज्ञान का कौन सा स्कूल मानता है कि मन का वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना असंभव है? यानी कि जो ऑब्जेक्टिविटी या जो ऑब्जेक्टिवली जो स्टडी होता है मन का, किस तरीके से वो ऐसा मानता है। स्कूल मतलब संप्रदाय, जो मनोविज्ञान के बहुत सारे संप्रदाय हैं, तो उनमें से देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन ए कार्यवाद या प्रकार्यवाद या फंक्शनलिज्म कह सकते हैं इसको, ऑप्शन बी बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद, ऑप्शन सी ह्यूमनिज्म यानी कि मानवतावाद, या ऑप्शन डी सोशलिज्म यानी कि समाजवाद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बिहेवियरिज्म यानी कि आचरण कहें या व्यवहारवाद कहें इसको। यहाँ पर हिंदी मैंने आचरण भी लिख दी है, व्यवहारवाद भी इसका हिंदी होता है। तो आप ध्यान रखें कि ये मानता है कि जो मनोविज्ञान का कौन सा स्कूल मानता है कि मन का वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना असंभव है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो व्यवहारवाद है वो व्यवहार से रिलेटेड बाकी चीज़ें करता है, व्यवहार के अलावा वो मन का अध्ययन नहीं करता है। और वर्तमान में जो शिक्षा मनोविज्ञान है या मनोविज्ञान है, सबसे ज़्यादा जो अध्ययन किया जाता है वर्तमान में, वो केवल व्यवहार का ही अध्ययन किया जाता है। बाकी सभी मानते हैं, बट व्यवहारवाद नहीं मानता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है कि सभी बच्चे जन्म के समय समान होते हैं, यह किस मनोवैज्ञानिक का कहना है? यानी कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है, जिसने कहा कि सभी बच्चे जन्म के समय समान होते हैं? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी हक्सले। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए वाटसन।
क्योंकि ये कहता है कि सभी बच्चे समान होते हैं। और आपने इसकी कहावत भी सुनी होगी कि मुझे 1 दर्जन 10 11 12 जो बच्चे दे दीजिए, मैं उनको जैसा चाहूँगा वैसा बना दूंगा। ऐसा वो क्यों कहते हैं, मैं आपको जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ। क्योंकि वो उसी सिचुएशन को प्रोवाइड करेंगे जिस तरीके से वो उसे बनाना चाहते हैं। सपोज चाहते हैं कि वो एक टीचर बने तो उसको उसी माहौल में रखेंगे। वो चाहते हैं कि ये एक अच्छा वक्ता बने तो उसको उसी माहौल में रखेंगे। वो चाहते हैं कि एक अच्छा इंजीनियर बने तो उसको उसी माहौल में रखेंगे। तो माहौल बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम और आप ही देख लीजिए, आप भी अभी वही एक्सपीरियंस कर पाते हैं, वही अनुभव कर पाते हैं जिस माहौल में आप पले बड़े हैं। बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जो आजकल हमारे समाज में बहुत प्रचलित रहता है कि ज़्यादातर लोग जो ज़्यादातर जिस माहौल में रहते हैं तो जाति पाति पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा भी लोग ऐसे हैं जो नहीं विश्वास करते हैं, जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर उन चीज़ों पर विश्वास नहीं किया जाता है। तो वास्तव में व्यक्ति वैसा बन जाता है जैसा उसको व्यवहार मिल जाता है। क्योंकि वाटसन एक व्यवहारवादी थे, व्यवहारवाद के जनक थे, तो इसलिए इनको ये मानना था। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है कि किसके अनुसार मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जाती है। ध्यान दीजिए, मानव व्यवहार के विज्ञान के। अब यहाँ पर ये है कि मानव व्यवहार का विज्ञान, यानी कि विज्ञान का मतलब क्या है? जब हम सुव्यवस्थित रूप से किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उसको विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पर मानव व्यवहार का अध्ययन है। तो चलिए देखते हैं किसकी सबसे बेटर परिभाषा है। ऑप्शन ए पिल्सबरी, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो, या फिर ऑप्शन डी जेम्स। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए पिल्सबरी। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने है कि वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? ध्यान दीजिएगा, अच्छा सवाल है। ऑप्शन ए शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी, ऑप्शन बी किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस, ऑप्शन सी बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड, या फिर ऑप्शन डी वृद्धावस्था यानी कि ओल्ड एज। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए शैशवावस्था, इन्फेंसी, यानी कि वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो शैशवावस्था में। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो हमेशा शुरुआत से ही अध्ययन करता है। चाइल्ड डेवलपमेंट कभी भी आप जब किसी का अध्ययन करते हैं, क्योंकि आप अगर उचित परिणाम, उचित तरीके से आप रिजल्ट चाहते हैं तो कभी भी आप बीच से अध्ययन नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा जो रिलेटेड होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है तो वो शैशव अवस्था में है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है कि आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। यह कथन किसका है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए गैरेट का, ऑप्शन बी इमविल का, ऑप्शन सी डिवी का, ऑप्शन डी रायबर्न का। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी रायबर्न का। ये इनका कथन है। लेकिन आप जानते हैं कि जो दर्शन शास्त्र से पृथक हुआ विषय वो किसके कारण हुआ? कभी सवाल पूछे कि ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिसके कारण आज हम मनोविज्ञान को एक अलग विषय के रूप में जानते हैं, तो वो कौन था? विलियम वुंट। ये भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। बाकी मैंने पिछले सीरीज में बताया था काफ़ी कुछ चीज़ें, तो आप उस सीरीज को भी देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जो आपके सामने है। चलिए देखते हैं, ये जो 7वां प्रश्न है आपका, आपके सामने है कि मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं और परिभाषा देते रहते हैं, और बहुत सारी परिभाषाएं हैं इनकी हर क्षेत्र में। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाओ, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। ध्यान दीजिएगा, ये ए है ऑप्शन। ऑप्शन बी
किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। यहाँ पर मनोविज्ञान अलग अलग है, तो मनोविज्ञान को एक साथ समझिएगा। ऑप्शन सी, मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यानी कि जो रियलिटी है, एकदम रियल। ऑप्शन डी, कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ही क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी कि उसको भी कॉपी करके यहाँ रखा जा सके, इसलिए ऑप्शन डी सही है। आप देखिए कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, क्योंकि शिक्षा में जब बालक पढ़ता है तो शिक्षा बालक कैसे प्राप्त करेगा, वो रुचि कैसी होगी, कितनी बुद्धि होगी, कैसे उसका मेजरमेंट होगा, ये सब मनोविज्ञान से जुड़ता है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, तो इसलिए उन्होंने आधार बताया है मनोविज्ञान को शिक्षा का। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने है कि मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। ध्यान दीजिएगा, परिभाषाएं ये सब बहुत फेमस हैं, क्रो एंड क्रो। ऑप्शन ए, मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, यानी कि ये सेम है। चलिए देखते हैं बी ऑप्शन, कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। या फिर ऑप्शन सी, मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। या फिर ऑप्शन डी, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिए और दोस्तों तक भी शेयर जरूर करिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, उस कथन से देखते हैं हम। ऑप्शन ए, यानी कि किसने कहा, उक्त कथन है एबिंग्रास। ऑप्शन बी, वुडवर्थ। ऑप्शन सी, स्किनर। ऑप्शन डी, टिचेनर। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, एबिंग्रास। वुडवर्थ और स्किनर को तो आप जानते होंगे, एबिंग्रास ने कहा है, और टिचेनर को तो आप शायद बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं और यही सहयोगी हैं विलियम वुंट के। उन्हीं के साथ इन्होंने काम किया, शुरुआत किया जब उन्होंने लेबोरेटरी, फर्स्ट लेबोरेटरी जो लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, जो जर्मनी में, जो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से समय जाना जाता है, 1879 में। तो उसी के कारण आज हम मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का अंग ना कह करके एक अलग मनोविज्ञान के विषय के रूप में जानते हैं। तो टिचेनर वहाँ पर बहुत अहम भूमिका निभाए थे विलियम वुंट की, इसलिए इसकी ये बहुत बड़े बेहतरीन हैं और वहाँ इसलिए जाने जाते हैं। तो कभी कभी टिचेनर का भी नाम आता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने है, कि तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, यह दावा है। शायद इसे तो आप जानते ही होंगे। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, मैकडूगल। ऑप्शन बी, वाटसन। एंड ऑप्शन सी, कोहलर। या फिर ऑप्शन डी, पावलोव। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, वाटसन, क्योंकि ये व्यवहारवादी थे और जिस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके की परिस्थिति बच्चों को दे दी जाएगी वैसा ही उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, ये दावा भी करते थे। और वाकई ऐसा होता भी है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हों, चाहे जो हो, जिस परिस्थिति में रहेगा उसका विकास वैसा ही होगा, उसके अन्य नहीं हो सकता। विपरीत इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बच्चा, व्यक्ति जो देखता है, जो सीखता है, जो पढ़ता है, जो सुनता है, वही सीखता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न 11 जो आपके सामने है, कि शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन। ऑप्शन सी, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना। ऑप्शन डी, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। तो ये बेहतरीन ऑप्शन है कि अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना, कि शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान। तो मनोविज्ञान ये बताती है क्योंकि इसके द्वारा बहुत हेल्प मिलती है बच्चों को।
तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके सामने है, 12 प्रश्न कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, शब्द को दीजिए। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। चेतन मन जानते हैं ना, जो प्रेजेंट टाइम का हमारा मन होता है उसी को हम चेतन मन कहते हैं। एट ए टाइम, प्रेजेंट टाइम में जो बिना आप सोचे समझे, बिना कुछ इधर उधर का थिंकिंग, बिना कुछ लगाए आप तुरंत फटाफट आपको टिक किए और जवाब दिए, दैट इज प्रेजेंट माइंड, उसी को हम चेतन माइंड कहते हैं। और अचेतन मन जो होता है वो होता है जो आपका बहुत ही अचानक से कभी प्रदर्शित होता है। ऐसा नहीं है कि आप उसे तुरंत ला सकते हैं, कभी के घटनाक्रम के आधार पर होता है। बाकी आप इसे और भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस पर भी एक अलग से क्वेश्चनायर या पीपीटी बना के प्रस्तुत कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अभी 12 के ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जेबी वाटसन, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी टाइडमैन, ऑप्शन डी फ्रायड। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी फ्रायड। यानी कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए, तो फ्रायड महोदय ने कहा। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। देखते हैं किसका स्टडी करता है ये, एजुकेशन साइकोलॉजी। ऑप्शन ए आत्मा का धार्मिक परिस्थिति में, ऑप्शन बी मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थिति में, या ऑप्शन सी चैतन्य का यानी कि जो कॉन्शियसनेस या चेतन मन का असीमित परिस्थितियों में, या फिर ऑप्शन डी मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान है, इसमें मनुष्य भी जुड़ा है, व्यवहार भी जुड़ा है। और प्रेजेंट टाइम में जानते हैं कि आप व्यवहार ही सब कुछ है। किसी भी क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके सामने है कि हॉर्नी ने शिक्षण प्रक्रिया के 4 अंग बताए हैं। यहां पर अंगु लिख गया है, ध्यान दीजिएगा। अंग बताए हैं, गांव में बड़ी ऊ की मात्रा है उसको इग्नोर करिए। अंग बताए हैं विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, वातावरण तथा शिक्षक। इन चारों में दर्शन की भूमिका के रूप में किसे जोड़ा गया है? ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए विद्यार्थी को, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम को, ऑप्शन सी वातावरण को, या फिर ऑप्शन डी शिक्षक को। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट को, क्योंकि एनवायरनमेंट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास पाठ्यक्रम भी होगा तो आप हवा में थोड़ी पढ़ाएंगे किसी को। स्टूडेंट नहीं होगा तो किसे पढ़ाएंगे, टीचर नहीं होगा तो क्या पढ़ाएंगे। लेकिन वातावरण भी बहुत ज़रूरी है। तो हालांकि हॉर्नी ने एक ये व्यक्तिगत है कि इन्होंने अपना दर्शन और अपने विचार व्यक्त किए थे, तो इनके अनुसार जो वातावरण है उसे दर्शक की भूमिका यानी कि चारों में से जो ऑडियंस की भूमिका में बताया गया है, दर्शक की भूमिका के रूप में किसे जोड़ा गया है, तो वो है वातावरण। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके सामने है कि मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का 3/4 निर्माण उसके पहले 5 वर्षों में हो जाता है, और इन वर्षों में शिक्षा प्रायः किस रूप में चलती है? ध्यान दीजिए, 5 वर्ष से पहले की बात कर रहा है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए अनौपचारिक शिक्षा के रूप में, ऑप्शन बी औपचारिक शिक्षा के रूप में, ऑप्शन सी निरौपचारिक शिक्षा के रूप में, ऑप्शन डी विशिष्ट शिक्षा के रूप में। तो जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनौपचारिक शिक्षा के रूप में। आप जानते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जो ना तो कोई डिग्री, ना प्रमाण पत्र, ना कुछ भी नहीं मिलता। इसमें आप कुछ भी सीखिए, आपको कुछ नहीं मिलता। जब बच्चा शुरू में होता है, बचपन में जो संस्कार सीखता है, जो भी भाषा सीखता है, जो संप्रेषण के तौर तरीके, मान सम्मान, आचरण सीखता है, उस समय उसको कोई सर्टिफिकेट थोड़ी देता है। वो अनौपचारिक शिक्षा है। जब आप विद्यालय जाने लगते हैं तो वो फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा हो जाती है। लेकिन जो निरौपचारिक है वो ऐसा डिस्टेंस एजुकेशन को आप निरौपचारिक शिक्षा कह सकते हैं। जो ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन होती है, जो अलग अलग विश्वविद्यालय या अलग अलग एजुकेशन जो प्रोवाइड करते हैं डिस्टेंस में, या प्रतिदिन जाना नहीं पड़ता, जहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर हमें जाना पड़ता है, वहाँ पर उद्देश्य भी निर्धारित होते हैं, पाठ्यक्रम भी निश्चित होता है।
इसके अलावा वहाँ पर डिग्री और प्रमाण पत्र भी या सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होता है, अंक पत्र भी प्रोवाइड होता है, तो उसे हम ये कहते हैं। तो हमारा जो उत्तर है वो अनौपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा में कोई बाध्यता नहीं रहती, किसी भी कहीं भी कैसे भी ज्ञान प्राप्त कर लो। ये तो ऐसा भी है कि बचपन में 5 वर्ष से पहले बच्चा जितना भी सीखता है उस समय को हम अनौपचारिक शिक्षा, क्योंकि उस समय बच्चा पशु के समान रहता है और उस समय जो भी सीखता है वो समाज के द्वारा जितने भी सुझाई गई चीज़ें हैं, जो भी देखता है, जो समाज द्वारा बोला जाता है, जो कम्युनिकेशन किया जाता है, वही सारी चीज़ें सीखता है, जितनी भी परिस्थितियां हैं। और आप कहेंगे कि सर फॉर्मल क्यों नहीं होगा, तो मैंने बताया कि जब आप विद्यालय जाने लगते हैं, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, तो ये एक फॉर्मली हो जाता है, एक फॉर्मल वे में आप इंस्टीट्यूट जाने लगते हैं। वहाँ पर हर चीज़ें क्या रहती हैं, फिक्स रहती हैं, और जहाँ फिक्स रहती है उसे हम फॉर्मल कहते हैं, थोड़ा कड़ा शासन रहता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का जो जवाब है ऑप्शन ए सही होगा, अनौपचारिक शिक्षा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके सामने है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है जब, ध्यान दीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है, कब करता है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, वह अध्यापक को बच्चों के प्रति लापरवाह बना देता है। ऐसा तो नहीं होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान लापरवाह बना दे। ऑप्शन बी, वह अध्यापक को दर्शन शास्त्र और सामाजिक विज्ञानों के प्रति उपेक्षित बना देता है। ऑप्शन सी, यह आवश्यक पर्यावरण को दूर रखता है। ऑप्शन डी, वह अध्यापक को अधिगम के नियमों तथा प्रक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये थोड़ा सा बड़ा सुटेबल लग रहा है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन डी ही सही है आंसर, जो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर डी सही है कि वह अध्यापक को अधिगम के नियमों तथा प्रक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि उसको लापरवाह बना दे, उसको उसकी उपेक्षा करे, मतलब गलत तरीके से, बस केवल पर्यावरण से दूर रखे, ऐसा नहीं है। तो मनोविज्ञान एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट इसमें जुड़ा है, व्यवहारवाद जुड़ा है, हर चीज़ जुड़ा हुआ है। और जो मनोवैज्ञानिक है, जो मनोविज्ञानवाद हो जाता है, वास्तव में वो हर चीज़ को समझने के लायक हो जाता है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके सामने है कि लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभिक केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। ध्यान दीजिए और देखते हैं। ऑप्शन ए, अधिगमकर्ता यानी कि लर्नर। ऑप्शन बी, अधिगम विषय वस्तु लर्निंग कंटेंट। ऑप्शन सी, अधिगम प्रक्रिया यानी कि लर्निंग प्रोसेस, या फिर ऑप्शन डी, अधिगम परिस्थिति यानी कि लर्निंग सिचुएशन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, अधिगम विषय वस्तु यानी कि लर्निंग कंटेंट। ये क्या है, केंद्रीय क्षेत्र नहीं है लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का। और बाकी सभी हैं, तो बाकी जो हैं उन्हें आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके सामने है, इसकी थोड़ा हिंदी इंग्लिश है, इधर हो गई है, आप ध्यान दीजिएगा कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1950 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किसके द्वारा किया गया। ध्यान दीजिएगा, जिसके द्वारा भी किया गया है, जब यहाँ जवाब आ जाएगा तो इसके 3-4 प्रश्न यहाँ से बनेंगे और 3-4 उत्तर आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, पिल्सबरी। ऑप्शन बी, रुडोल्फ गोयकल। ऑप्शन सी, क्रो एंड क्रो, या फिर ऑप्शन डी, जेम्स। शायद आप इसे जानते होंगे। ऑप्शन बी सही है इसका, जो रुडोल्फ गोयकल हैं, ये महोदय हैं जो 1950 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में दर्शाए थे मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग। तो अब देखिए यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कब दर्शाए, 1995। इनकी पुस्तक कौन सी थी, साइकोलॉजिया थी। किसमें क्या नाम दिया गया, मनोवैज्ञानिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। तो इसका कई सारे यहाँ पर प्रश्न और उत्तर बन रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही हो तो बाकी आपको क्या करना है आप जानते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19 जो आपके सामने है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है। ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए, शिक्षकों की अनुपस्थिति। ऑप्शन बी, शिक्षा का गिरता स्तर। ऑप्शन सी, विद्यालय में बच्चों का कम नामांकन, या फिर ऑप्शन डी, शैक्षिक पिछड़ापन यानी कि एजुकेशनल बैकवर्डनेस। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन
डी, यानी कि आंसर डी सही है, शैक्षिक पिछड़ापन। तो निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है अगर शैक्षिक पिछड़ापन होता है तो ये माना जाता है? बाकी शिक्षकों की अनुपस्थिति ये शिक्षा मनोविज्ञान का कोई क्षेत्र नहीं है, आप जानते होंगे बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20वां प्रश्न, जिसमें आपका स्वागत है और बेहतरीन प्रश्न है कि निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? यानी कि जो इंटरनल जो पावर होता है। ऑप्शन ए फ्रोबेल, ऑप्शन बी पेस्टोलॉजी, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक या फिर ऑप्शन डी प्लेटो। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए फ्रोबेल। यहाँ पर इसका जो हिंदी है बहुत इधर उधर हो गया है। उत्तर ए जहाँ लिखा है वहाँ लास्ट में जो बेल लिखा है ना, उस लास्ट वाले को बेल को हटा करके केवल फ्रोबेल, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका ऑप्शन ए सही है, फ्रोबेल। वहाँ पर ऑप्शन ए में सही लिखा है, यहाँ पर ये थोड़ा सा शायद कॉपी पेस्ट में या दिक्कत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 20वां का ऑप्शन ए सही है, फ्रोबेल। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके सामने कि प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए मॉन्टेसरी, ऑप्शन बी कॉल्डवेल कुक, ऑप्शन सी फ्रोबेल या फिर ऑप्शन डी सुकरात। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, सुकरात को प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। बाकी ऊपर के बारे में अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि अभी बता दूंगा तो अपने आप आगे के उत्तर सब आपके सही हो जाएंगे या अगली प्रश्नोत्तरी में, तो इसलिए बाकी के बारे में भी आपको बताएंगे। चिंता मत करिए कि सर केवल एक उत्तर बताते हैं, 3 के बारे में एक्सप्लेन नहीं करते। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आगे आपको क्वेश्चन में मिल जाती हैं, इसलिए कभी कभी एक्सप्लेन नहीं करते। यहाँ पर जो 21वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी सही है, सुकरात, प्रश्नोत्तर विधि के जनक। क्वेश्चन नंबर 22 प्रश्न 22 जो आपके सामने है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमताओं की परिपूर्णता में विकास करती है, यह कथन किसका है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी पेस्टोलॉजी या फिर ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। आप इसकी परिभाषा बहुत फेमस है, जो स्वामी विवेकानंद जी हैं महोदय, बहुत ही फेमस परिभाषा है और बहुत ही इतने गजब के व्यक्ति थे कि इनके बारे में जितना भी पढ़िए उतना कम है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन ए सही है, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके सामने है कि शिक्षण की किस विधि से अधिगम में गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है? ध्यान दीजिएगा, शिक्षण की किस विधि से अधिगम में गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है? ऑप्शन ए बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, ऑप्शन बी रटने को प्रोत्साहित करके, ऑप्शन सी शिक्षण की तकनीकी अपना करके, ऑप्शन डी परीक्षा परिणाम पर केंद्रित होकर के। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपना करके। ये आप जानते हैं कि वर्तमान में जो हमारा शिक्षण प्रक्रिया है वो बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है। और ये जो आपका चौथा एनसीईआरटी फ्रेमवर्क 2005 जो आपका बना है वो आपका बहुत कुछ बताता है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति वर्तमान में है। अब कोई बच्चों को कूट नहीं सकता। कूटने का मतलब है कि मारना। आजकल सब FIR कर देते हैं, इसलिए हम लोगों को भी डर के रहना पड़ता है। आप लोग भी शिक्षक बनिएगा तो ध्यान रखिएगा, कोई कंप्लेन कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए कोई पीट नहीं सकता है। तो हालांकि बाल केंद्रित शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम बच्चों की उम्र, बच्चों की स्थिति, बच्चों का रुचि, बच्चों की योग्यता, बच्चों की सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके जब हम पढ़ाते हैं तो एक प्रकार से बहुत ही एडॉप्टिव टीचिंग हो पाती है, बहुत ही अनुकूलित शिक्षण हो पाता है। और आपको पता है जब किसी के अनुकूल कोई चीज़ हो जाती है तो सामने वाले को तुरंत समझ में आ जाती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही होगा, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके सामने है कि किसके अनुसार शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है? चलिए देखते हैं।
ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी ब्राउन या फिर ऑप्शन डी अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी ब्राउन। ठीक है, ये परिभाषा है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। परिभाषाओं को रटा मत करिए, उसके कुछ की पॉइंट, कुछ शब्द होते हैं जो आप आराम से याद कर सकते हैं कि इसके अनुसार कुछ ही शब्द होते हैं जो अलग होते हैं, बाकी बहुत सारी परिभाषाएं आपको सेम मिलती हैं, लेकिन कुछ शब्दों के कारण उन परिभाषाओं को यह मान लिया जाता है कि इन्होंने उस शब्द को कंटेक्स्ट चेंज हो जाता है। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी संदर्भ सेम रहता है, शब्द अलग हो जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो 24 का जो ऑप्शन सी सही है, ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 25 जो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इस सवाल में पहले आपको क्वेश्चन MCQ सीरीज 1 में आपको क्वेश्चन मिला था, लेकिन एडवांस ये प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा कि 1930 ईस्वी यानी कि जो 1930 ईस्वी के शिक्षा मनोविज्ञान विषय, या यूं कहें कि 1930 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान विषय सर्वप्रथम भारत के कलकत्ता शहर में के.एम. मुंशी का पूरा नाम क्या है? कन्हैया लाल माणिक लाल या मानिक लाल मुंशी। कभी कभी तो इसका पूरा नाम भी पूछ सकता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो शिक्षा मनोविज्ञान विषय सर्वप्रथम भारत में कहाँ हुआ था, उसके जो व्यक्ति थे किसने शुरू किया था, और अगर शुरू किया था तो के.एम. मुंशी थे, तो के.एम. मुंशी का पूरा नाम क्या था, ऐसे भी पूछ सकता है। हालांकि यहाँ पर हम देखते हैं कि 1930 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान विषय सर्वप्रथम भारत के कलकत्ता शहर में के.एम. मुंशी यानी कि कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी के द्वारा शुरू किया गया, जिसके अध्यक्ष थे। अब अध्यक्ष देखते हैं कौन थे। ऑप्शन ए वेकन, ऑप्शन बी स्पेंसर, ऑप्शन सी पियाजेट या फिर ऑप्शन डी ए.के. घोष। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी ए.के. घोष। इसमें से आपके एक सेशन से रिलेटेड यानी कि सन से रिलेटेड प्रश्न बन सकता है, एक अध्यक्ष से रिलेटेड बन सकता है, एक शहर से रिलेटेड बन सकता है, एक शुरू करने से रिलेटेड बन सकता है। इसमें बहुत सारे प्रश्न और उत्तर हैं, इसीलिए एक और वीडियो बनाया हूं जिसमें है सवाल एक जवाब अनेक, उसको भी आप जरूर देखिए, यूट्यूब के चैनल में जाइए। तो आज की इस MCQ सीरीज जो साइकोलॉजी से रिलेटेड थी यही समाप्त होती है, और आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज बहुत ही बेहतरीन लगी होगी, बहुत ही पसंद आई होगी। और हाँ, अगर पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, साथ ही चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, अदरवाइज टनटनाते हुए घंटी के साथ साथ आपको वीडियो नहीं मिलेगी, इसलिए आपको वो भी टनटनाइए। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले सीरीज में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वंदे मातरम।